हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। ऐसे एग्जांपल्स जो आपको परेशान कर सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से समझेंगे। समझने के लिए बस आपको वीडियो ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर कोई डाउट होता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल सकें। तो इसी कड़ी में जो सब इंपोर्टेंट एग्जांपल की सीरीज चल रही है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अब यहां पर कहता है कि गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्या 5 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय होस्टिंग द फ्लैग ऑन ए वर्टिकल पोल। अगर आपको एक वर्टिकल पोल पर सिग्नल बनाना, उन फ्लैग्स को यूज करके सिग्नल्स बनाने हैं, वन बिलो द अदर, मतलब एक फ्लैग ऊपर रखना है, एक फ्लैग नीचे रखना है। तो इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग एंड एटलीस्ट 2 फ्लैग। अगर सिग्नल बनाने के लिए आपको 2 फ्लैग की जरूरत होगी फर्स्ट पार्ट के अंदर, और जो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग की जरूरत होगी, तो ऐसे केसेस में आप कितने सिग्नल्स बना सकते हो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब यहां पर ये कहता है कि हमारे पास 5 कलर है। ठीक है, हम 5 कलर ले लेते हैं। एक कलर ये हो जाएगी, एक फ्लैग हमारे पास एक कलर का ये है। ठीक, दूसरा हमारे पास ये कलर है। तीसरा हमारे पास बहुत सारे कलर है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं, ये कलर है। चौथा कलर हमारे पास ये वाला है। पांचवा कलर हमारे पास ये है। ठीक है, शांति का प्रतीक सफेद रंग। तो ये 5 कलर है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें एक वर्टिकल फ्लैग पर, एक वर्टिकल पोल पर हमें एक फ्लैग बनाना है। ठीक है, अब वो जो फ्लैग आप बनाना चाहते हो उसमें आपको 2 कलर आपको यूज करने हैं और एक सिग्नल जो हमें बनाना है। अब ये कह रहा है कि यहां से आप इन पांचों में से कोई भी कलर इस्तेमाल करो। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले प्लेस पर जाता हूं, अगर मेरे को यहां पर एक कलर फिल करना है, तो मैं कौन सा कलर यहां पर फिल कर सकता हूं, कौन सा कितने ऑप्शंस मेरे पास यहां पर है अगर मेरे को यहां पर यूज करना हो। ठीक है, यहां पर हमने ये व्हाइट बना दिया, लेकिन अभी कलर हमें फिल करने हैं इसमें। तो अब हमारे पास इस कलर के लिए, इसके ऑप्शन के लिए हमारे पास कितने, पांचों ऑप्शन अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और ये भी अवेलेबल है। यानी इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन बनेगा इस प्लेस के लिए, हमारे पास 5 बन गए कि 5 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है जी, यहां पर लिख दिया हमने 5। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेता हूं कि यहां पर हमने येलो कलर फिल कर दिया, मतलब येलो कलर वाला जो फ्लैग है वो हमने यहां पर लगा दिया। तो अब क्या होगा, जब आप नीचे आप दूसरे वाले कलर पर आओगे, तो जो कलर आपने फिल कर दिया है अब उसको दोबारा तो आप इस्तेमाल कर नहीं सकते ना भाई। ठीक है, अब यहां पर रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन देने का कोई लॉजिक नहीं है। बस कलर आपके पास 5 है, जो कलर का आपने फ्लैग यहां पर यूज कर लिया यानी वो तो यूज हो चुका। अब यहां पर जब आओगे तो आपके पास कितने ऑप्शन रह गए, तो सेकंड प्लेस पर हम आएंगे, क्योंकि ये तो यूज हो चुका है, तो ये तो अब सीन से बाहर हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड वाला प्लेस है उसके लिए ये 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन चारों में से आप कोई भी कलर यहां पर लगा सकते हो और एक सिग्नल हम पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर कितने ऑप्शन बचे, 4 ऑप्शन बचे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे अगर हम 2 फ्लैग यूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब इसके लिए आपको यूज करनी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 5 इन 2 में 4। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर इंटू क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं है, 5 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 5 4 प्लस 9 हो गया। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अगर कंसेप्ट आपको पता होगा, आपने समझा होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था 2 वर्ड यूज होते हैं हमारे, एंड और। जहां पर एंड यूज होता है, जहां पर एंड यूज होता है, यहां पर हम करते हैं मल्टीप्लाई। अगर किसी को ये बातें नहीं पता तो जो बेसिक वाली वीडियो उसको जरूर आप देख लें। और में यूज होता है एडिशन। ठीक है, एंड का मतलब हो गया कि आपको ये काम भी करना है और दूसरा काम भी करना है, मतलब दोनों जो ऑप्शंस आएंगे ना, दोनों करने हैं, ऑप्शन नहीं है, दोनों करने हैं। तो यहां पर जब आप फ्लैग बनाओगे तो फ्लैग में आपको यहां भी कलर यूज करना है, यहां भी कलर यूज करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक कलर ये यूज कर लिया, भाई ऑप्शन है आपके पास दूसरा कलर यूज करो या ना करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको दोनों कलर मिलाकर एक फ्लैग बनाना है। तो यानी यहां पे ऑप्शन बनेंगे आपके 5 × 4, एंड है तो मल्टीप्लाई करना है, और है तो ऐड करना है।
ये तो हो गया हमारे पास पहला पार्ट। तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग। एटलीस्ट 2 फ्लैग का मतलब है जो सिग्नल हमें बनाना है ना वो इस तरीके से बनाना है कि या तो हमारे पास 2 कलर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम 3 कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट बोला है उसने। तो एटलीस्ट का मतलब हो गया 2 तो कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा जितने मर्जी हो जाओ। चारों कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 5 कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिग्नल हमारा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अब यहां पर आपको सिग्नल बनाना है, ठीक है, सिग्नल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, या तो सिग्नल ऐसे बना दिया या सिग्नल ऐसे बना दिया, या मतलब यहां पर आपके ऑप्शन आ गया कि आप ऐसे भी काम को कर सकते हो, आप ऐसे भी काम को कर सकते हो। तो इसका जो परमुटेशन आएगा, इसका जो परमुटेशन आएगा, इसका जो परमुटेशन आएगा और इसका जो परमुटेशन आएगा, मतलब नंबर ऑफ वेज आएंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएंगे, उनको आपको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस प्लस प्लस। अब ये सिग्नल बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां पर हमने किया था भाई 2 का सिग्नल अगर आप बनाओगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास 5 × 4, क्योंकि 2 ही कलर हमें यूज करने हैं। जब हम इस वाले फ्लैग पर जाते हैं तो पहले वाले यहाँ पर, यहाँ जो कलर हम फिल करेंगे उन 5 में से कोई भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर 5 रहेंगे। नीचे आप आओगे तो एक ऑप्शन आपका रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर नीचे आओगे तो एक ऑप्शन और आपका रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। तो यहाँ 5 4 3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये सिग्नल बना रहे हैं तो इसमें आपको ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है, इसलिए इनके बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है। फिर सिग्नल आप ऐसे भी बना सकते हो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 4 3 और 2, और फिर लास्ट वाला है उसमें आ जाएगा 5 4 3 2 एंड 1। तो इस तरीके से आप ऐसे भी सिग्नल बना सकते हो, ऐसे भी सिग्नल बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ गया तो इन सबके बीच में लगा दिया हमने ऐड। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, 20 सिग्नल यहाँ से हमें मिलेंगे, 60 यहाँ से मिलेंगे, 120 यहाँ से मिलेंगे, यहाँ से भी 120 मिलेंगे। तो 120 120 हो गया 240, 240 प्लस में 60 300 और 20 यानी 320 सिग्नल्स आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। 320 तरह के आप सिग्नल्स बना सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन हाउ मेनी वेज 4 different balls be distributed in 5 boxes so that all the balls are not put in the same box। ये कह रहा है कि आपके पास कितनी बॉल है, 4 डिफरेंट बॉल हैं। तो एक बॉल हमने ये बना दी, ठीक है, दूसरी बॉल हमने ये बना दी, तीसरी बॉल हमारे पास है ये वाली, और चौथी बॉल हमारे पास है ये वाली। ये 4 बॉल है हमारे पास, ठीक है। और इनको डालने के लिए जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, बॉक्सेस हमारे पास 5। तो हमने बना दिए 5 बॉक्सेस। ये पहला बॉक्स बना दिया, ये दूसरा बॉक्स बना दिया, ये तीसरा बॉक्स बना दिया, ये चौथा बॉक्स बना दिया, ये 5वां बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब मेरे को इन बॉल्स को इन बॉक्सेस के अंदर डालना है। सपोज मैं ये रेड वाली बॉल पिक करता हूँ यहाँ से। अब रेड वाली बॉल लेकर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई किस बॉक्स में डालूँ मैं इसको। अब बॉक्सेस यहाँ पर 5 है, किसी में भी डाल दो, क्या फ़र्क पड़ना है, ठीक है। बॉक्सेस जब आपके पास अवेलेबिलिटी है, आप यहाँ भी रख सकते हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो जब मैं पहली बॉल लेकर आया तो मेरे पास उस बॉल को इसमें डालने के लिए 5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 5 बॉक्स में से मैं किसी में भी डाल सकता हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम दूसरी बॉल लेकर। एक काम तो हमारा हो गया, एक बॉल ठिकाने लगी। अब दूसरी बॉल लेकर आते हैं हम येलो वाली। अब दूसरी बॉल हम फिर वही, आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 में से आप किसी भी बॉक्स में डाल दो, जगह बहुत है अपने पास बॉक्सेस के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5 बॉक्स में से किसी में भी हमने येलो बॉल डाल दी। अब उसके बाद फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाली बॉल पर, हमारी ग्रीन वाली बॉल। इसको लेकर हम आगे अब फिर तलाश कर रहे हैं कि भाई कहाँ डालें, कहाँ डालें, क्या भाई 5 ऑप्शन है, कहीं भी डाल दो। फिर उसके बाद हमारे पास ये पर्पल वाली बॉल आ गई। ये कहे कि भाई मेरे को भी ठिकाने लगाओ, तो इस बॉल को भी हमने इस 5 बॉक्स में से किसी में भी डाल दिया।
तो इस तरह से इसके ऑप्शन तो बन गए 5 × 5 × 5 × 5। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दिया इसने। क्या ट्विस्ट दे दिया क्वेश्चन के अंदर? ये कह रहा है कि सारी की सारी बॉल जो है वो एक ही बॉक्स में नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं यहाँ पर पर्पल वाली बॉल मैंने यहाँ पर डाल दी, ठीक है, उसके बाद मैंने जो ग्रीन वाली बॉल ली थी वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी, और येलो वाली बॉल है यहाँ पर भी डाल दी, और रेड वाली बॉल है यहाँ पर भी मैंने डाल दी। तो ये कह रहा है कि ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होगी। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं? अगर हम सारी बॉल एक बॉक्सेस के अंदर डालें तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं? ये वाली जो कंडीशन है ये यहाँ पर भी हो सकती है, मतलब मैं इस बॉक्स को भी चूज कर सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को भी चूज कर सकता हूँ, मैं इस बॉक्स को भी चूज कर सकता हूँ, इस बॉक्स को भी चूज कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि हम सारी की सारी बॉल एक ही बॉक्स के अंदर डाल दें। तो आपको ये वाला काम नहीं करना है। तो फिर क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। हमने क्या करा, जब पहली बॉल हम लेकर आए 5 ऑप्शन अवेलेबल थे, जब दूसरी बॉल लेकर आए 5 ऑप्शन अवेलेबल थे, तीसरी बॉल लेकर आए 5 ऑप्शन अवेलेबल थे, चौथी बॉल लेकर आए 5 ऑप्शन अवेलेबल थे। इनको तो करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि आपको सारा काम करना है, चारों की चारों बॉल को ठिकाने आपको लगाना है। लेकिन अब हमें ये क्या काम करना था? हमें ये काम दिया गया है कि सारी बॉल आपको एक बॉक्स में नहीं डालनी है। 3 बॉल आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चारों की चारों बॉल एक बॉक्स में नहीं होंगी। तो ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शन हो सकते हैं? बॉक्स 1 भी हो सकता है, बॉक्स 2 भी, बॉक्स 3 भी, बॉक्स 4 भी और बॉक्स 5 भी। तो ये जो 5 पॉसिबिलिटी है इसको आप कर देंगे माइनस। ये 5 पॉसिबिलिटी कौन सी हमने माइनस करी है? जब सारी की सारी बॉल एक ही बॉक्स में होंगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 25 25 625 -5, आंसर आ जाएगा आपका 620। उसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Find the total number of ways in which n distinct balls can be put into 2 different boxes so that no box remains empty। कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, हर एक बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ बॉल्स होनी चाहिए। अब बॉल हमारे पास कितनी है? n नंबर ऑफ बॉल्स हैं। चलिए ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाला केस लिया था वहां पर हमारे पास 4 बॉल थी, यहां पर n नंबर ऑफ बॉल्स है। मान लो मैं पहली वाली बॉल को उठाता हूं, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, इस तरह से मेरे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हैं। और बॉक्सेस कितने हैं जिसके अंदर हमें डालना है? 2 डिफरेंट बॉक्सेस है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है। तो अगर मैं पहली बॉल को लेकर आता हूं तो पहली बॉल के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? नंबर ऑफ वेज टू पुट ए बॉल इन बॉक्स। कितने ऑप्शंस हो गए भाई? मैं पहली बॉल को उठा कर लाया और मैंने देखा भाई किस में डालूं किस में डालें, यहाँ पर 2 बॉक्स हैं, 2 में से किसी में भी डाल दो यार, 2 चॉइसेस है तुम्हारे पास, तो 2 आ गया। अगर हम दूसरी बॉल को लेकर आते हैं तो कितनी चॉइसेस हैं? तो भी तो 2 ही चॉइसेस हैं, इनटू में 2 कर दो। फिर तीसरी बॉल को लेकर आते हैं, उसके लिए भी 2 चॉइसेस हैं, तो इसको भी इनटू में 2 कर दो। अब ये 2 कितनी बार करेंगे? n नंबर ऑफ बॉल्स है, तो हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सबका बेस 2 है, बेस 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर के साथ क्या होगा? पावर को ऐड कर देंगे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आपके पास 2 रेज टू पावर n नंबर ऑफ वेज होंगे। अब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं, जो उसने कंडीशन बोली है कि 2 डिफरेंट बॉक्सेस दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसके आपके पास कितने नंबर बनेंगे? नंबर ऑफ वेज इफ नो बॉक्स एम्प्टी। अब कोई भी बॉक्स एम्प्टी कब होगा? जब आप सारी बॉल एक ही बॉक्स के अंदर डाल दोगे। तो मान लो मैं सारी की सारी बॉल इस एक बॉक्स के अंदर डाल देता हूं, तो इसका मतलब ये वाला खाली हो गया। अगर मैं सारी बॉल इस बॉक्स के अंदर डाल देता हूं तो इसका मतलब ये वाला खाली रह गया। तो कितने ऑप्शन बने आपके पास? 2 ऑप्शन बने। अगर इस बॉक्स में सारी बॉल हैं तो ये खाली रहेगा, अगर इस बॉक्स में सारी बॉल हैं तो ये खाली रहेगा। यानी 2 तरीकों से ये कंडीशन हो सकती है। तो यानी ये आ गया आपके पास 2।
अब आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था टोटल नंबर ऑफ वेज निकालना है, इस पॉसिबिलिटी में से इसको आप माइनस कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 2⁻n-2। सिंप्लीफाई आप इसको कर नहीं सकते तो सोचना भी मत, 2 की पावर n है, 2 की पावर कुछ कम होगी तो ठीक है, ज्यादा होगी या n होगी तो इसको ऐसे ही आंसर को छोड़ देना है। To attend a joint summit, two countries send 5 delegates each to a negotiating table। ठीक है, एक जॉइंट समिट हो रहा है, 2 कंट्रीज बैठी हैं आमने सामने, ठीक है, और 5 डेलीगेट्स जो है ना वो नेगोशिएशन करने के लिए टेबल पर बैठे हैं। ए रेक्टेंगुलर टेबल इज यूज्ड विद 5 चेयर्स ऑन ईच साइड। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, और अब क्या करा गया कि जो 5 डेलीगेट्स हैं, एक कंट्री है उसकी 5 डेलीगेट्स हैं, दूसरी कंट्री है उसके भी 5 डेलीगेट्स हैं। आजकल इंडो चाइना में थोड़ा सा चल रहा है कन्फ्लिक्ट, तो उसके बीच में जो उनकी बातचीत होनी है, तो इंडिया ने भी अपने 5 लोग भेज दिए और चाइना में उसने भी अपने 5 लोग भेज दिए। तो ये हमारे मान लो इंडिया के लोग हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से जी चाइना है, चाइना ने भी उठा के अपने 5 डेलीगेट्स भेज दिए। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नेगोशिएशन कर रहे हैं कि भाई जो बॉर्डर के अंदर जो तनाव चल रहा है, जो टेंशन चल रही है उसको कम करें, उसी में दोनों का फायदा है, ठीक है। दोनों का फायदा उसी में है कि बॉर्डर पे ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा हमारे जो सैनिक है वहाँ पर ना रहें, तो भैया उनको किसी और काम में लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में। तो इफ़ ईच कंट्री इज असाइंड ए लॉन्ग साइड ऑफ द टेबल, हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। अब एक साइड, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि एक साइड इंडिया बैठा है, एक साइड चाइना बैठा है, तो ये जो पॉसिबिलिटी है इसको आप कैसे कर सकते हो, मतलब क्या क्या तरीके हैं, आप कैसे इनको बिठा सकते हो। तो पहले हम आते हैं कि जो उसके डेलीगेट्स आएंगे उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी। मान लो जो चाइना है उसके 5 डेलीगेट्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 डेलीगेट्स ऑफ कंट्री 1, ठीक है। कोई सी भी कंट्री ले लेते हैं, मान लो इंडिया ले लेते हैं कि भाई इसके 5 डेलीगेट्स आए, ठीक है। ये 5 डेलीगेट्स है हमारे पास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 डेलीगेट्स हैं। अब जब ये एंट्री करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट डेलीगेट आया, तो अब वो यहाँ पर कितनी जगह पर बैठ सकता है, भाई 5 सीट अभी तो खाली हैं, कोई और तो बैठेगा नहीं, रिजर्व है उनके लिए। भाई इनमें से 5 में से कोई भी कहीं भी बैठ जाए, सबकी पोजीशन एक है, सबका रुतबा एक है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उनके अंदर ज़्यादा बड़ा है छोटा है तो उसके लिए कोई स्पेशल सीट अरेंज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला वाला बंदा आया तो उसमें वो 5 में से किसी भी सीट पर बैठ सकता है। तो दूसरा वाला बंदा आया तो दूसरा वाला भी किसी भी, जो बाकी बचेंगी 4 सीट उन पर बैठ सकता है। फिर तीसरा आएगा तो वो 3 सीट्स पे बैठेगा, 3 ऑप्शंस होंगे मतलब उसके पास। फिर ऐसे अगले वाले के बाद 2 ऑप्शन बचेंगे, लास्ट वाले के पास 1 ऑप्शन बचेगा, जो सीट खाली होगी उस पर वो बैठ जाएगा। मतलब 5 प्लेसेज है, 5 प्लेसेज आपको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आप परमुटेशन से जाते हो तो 5 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, या 5p5 आप लिख सकते हो, या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × में 1, सीधी सी बात हो गई। तो जैसे मर्जी आप कर सकते हो, 5 4 3 2 1, तो कितना आ गया ये जी, 5 चौक 20 थे, 60 दूनी 120, 120 वेज होंगे जिससे ये 5 डेलीगेट्स अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। अब आते हैं जी नंबर ऑफ वेज टू सीट 5 डेलीगेट्स ऑफ कंट्री 2। अब कंट्री 2 के अंदर भी 5 डेलीगेट्स हैं, वही 5 ही सीट्स हैं, तो उसके अंदर भी आ जाएगा 120, कोई ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब ये जो रेक्टेंगुलर टेबल आपने यहाँ पर बना रखी है डेलीगेट्स के लिए, अब ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि भाई ये फिक्स हो गया कि भाई इंडिया इस साइड बैठेगा, चाइना इस साइड बैठेगा, या चाइना इधर बैठेगा तो इंडिया इधर बैठेगा, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है ना, अभी ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा भी नहीं है कि भाई फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये टेबल होगी आपकी रेक्टेंगुलर। अब हमने क्या करा, जो चाइना है उसको इधर बिठाने की बजाय इधर बिठा दिया, और जो इंडियन डेलीगेट्स हैं वो इधर बैठ गए। ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मतलब जो इनकी सिटिंग की पॉसिबिलिटी है दोनों डेलीगेट्स की, दोनों कंट्री के डेलीगेट्स की, वो 2 तरीके से है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसको आप लिख लो, नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 delegates of नंबर ऑफ वेज टू सिट 5 delegates, क्या लिखें ऑन वन साइड ऑफ टेबल। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना भाई, इंग्लिश ज़रा अपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वन साइड ऑफ टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन बने? 2 ऑप्शन बने। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज, ये दोनों पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, इनटू में कितना आया था? 120, इनटू में 120 और इनटू में 120 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये काम भी होना है, ये भी काम होना है, ये भी काम होना है। तो 12 12 1 2 144 हो जाएगा। 144 को 2 से करोगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो 28,800 वेज से आप इनको बिठा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, उस पर चलते हैं जी। अब यहां पर ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख नहीं 10 लाख, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 10 लाख कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस। ठीक है, इन डिजिट्स का यूज करना है, और इन डिजिट्स का यूज करके आपको जो नंबर बनाना है वो 10 लाख से नंबर बड़ा होना चाहिए। अब कैसे कैसे आप इस नंबर को बना सकते हो? जो अब यहां पर जो पहले वाला प्लेस है, जब हम पहले प्लेस की बात करेंगे, जो पहले वाला ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस पर आप 0 को छोड़कर आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि 0 अगर रख दिया तो नंबर फिर इससे 10 लाख से छोटा हो जाएगा। तो पहले वाले प्लेस के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन 6 में से आप किसी को भी रख सकते हो। पहले वाले प्लेस पे आपके पास 6 ऑप्शन है। ठीक है, जो मेरे को नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो जाएंगी। तो इस वाले प्लेस के लिए हमारे पास 6 ऑप्शन अवेलेबल है। आप 6 में से किसी को भी रख सकते हो, लेकिन अब यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको पहले यहां पर 1 रखना है, 2 रखना है या 4 रखना है। तो उसके हिसाब से फिर आगे आपकी कंडीशंस जो है वो चेंज होंगी। मान लो इफ फर्स्ट डिजिट इज 1, जो पहली वाली डिजिट है वो हमने रख दी 1, तो जो बाकी की जो 6 डिजिट हैं उस पर रखने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? जो ये 1 था ये तो गया यहां पर, ठीक है, ये यहां पर फिक्स हो गया। देन टोटल नंबर विच आर ग्रेटर देन 10 लाख, तो कितने बनेंगे? देखिए, पहले प्लेस पर आपने 1 रख दिया, बाकी आप जो आपके पास कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट आपके पास हैं। उन 6 की 6 डिजिट को आप यहां पर कहीं भी रख सकते हो, किसी की जगह भी रख सकते हो। लेकिन यहां पर कुछ डिजिट ना रिपीट हो रही हैं। तो क्या रिपीट हो रहा है? 2 रिपीट हो रहा है 3 बार, और 4 रिपीट हो रहा है 2 बार। तो जो रिपीटेशन होता है उससे हम कर देते हैं डिवाइड। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 6 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू में 2, ये कैंसिल, इससे भी कैंसिल, 5 2 जा 10, 60 आ गया। यानी अगर हम पहले प्लेस पर 1 को रखते हैं तो उसके बाद हमारे पास 60 नंबर ऐसे बन सकते हैं जो कि 10 लाख से बड़े होंगे। लेकिन पहले वाले प्लेस पर आप 2 भी तो रख सकते हो। इफ फर्स्ट डिजिट इज 2, पहली डिजिट अगर 2 है तो उस केस में टोटल आपके पास कितने नंबर बनेंगे? ठीक है, ये लाइन दोबारा लिखनी है आपको, मैं ऐसे लिख देता हूं। आप अगर पहले वाले प्लेस पर आपने 2 रख दिया तो 2 आपने रख दिया, ठीक है जी, पहले वाले प्लेस पर आपने 2 रख दिया, तो एक 2 आपका यहां से फिनिश, एक 2 यहां से आपका खत्म, ऑप्शन खत्म हो गया। एक 2 तो आपने रख दिया, कोई सा भी 2 ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे वो ले लो, चाहे ये वाला ले लो। अब आपके पास जो बाकी जो 6 डिजिट है उस पर आपके पास 6 ही नंबर है अवेलेबल, 6 डिजिट अवेलेबल हैं 6 प्लेस के लिए। लेकिन अब रिपीटेशन क्या हो रहा है? अब ये वाला 2 तो आप सीन से हटा ही दो,
क्योंकि ये तो फिक्स हो गया पहले वाले प्लेस पर। जब रिपीटेशन हम काउंट करेंगे तो इस 2 को लेंगे और इस 2 को लेंगे, यानी 2 बार रिपीटेशन हो रहा है 2 का और 2 बार रिपीटेशन हो रहा है 4 का। तो आ जाएगा 6 5 4 3 2, जो 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे फिर ये कैंसिल, 5 2 10, 6 3 18, ये आ जाएगा 180। ऐसे अगर आप लोग इफ फर्स्ट डिजिट इज 4, तो उस केस में क्या होगा, फिर वही 6 प्लेस है, 6 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि आपने पहले वाले प्लेस पर किसको रख दिया, आपने रखा 4 को, तो ये जो 4 एक 4 जो है सीन से खत्म हो गया। अब आपके पास रिपीटेशन के हिसाब से देखेंगे तो 2 वहां पर 2 बार यहां आ रहा है और 1 बार यहां पर आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 4 आपके पास एक ही बार बचा, एक 4 तो आपने फिक्स कर ही दिया ना, आगे के लिए आपके पास सिर्फ एक ही 4 बचा है, तो और कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, बस यही हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 5 4 3, 5 4 20, 26 120। तो इस तरह से ये आपके पास इतने नंबर भी हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं ये, और इतने हो सकते हैं ये। जो ये 1 से स्टार्ट होने वाले ये हैं, ये 2 से स्टार्ट होने वाले हैं, और ये 4 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो टोटल आपके पास कितने नंबर बन गए, इनको तीनों को ऐड कर दो, 60 180 और 180। तो 180 180 यानी 360, टोटल मिलाकर आपके पास 360 नंबर बनेंगे ऐसे, जो कि 10 लाख से बड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि NC4 NC5 NC6 आर इन AP, ये 3 नंबर है, ये तीनों के तीनों AP में है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब AP जो सीक्वेंस सीरीज है, हमने पिछला भी चैप्टर जो है वो पढ़ा है, इसके एग्जांपल्स भी करे हैं। तो AP में क्या होता है कि अगर 3 टर्म्स आपको AP में दे रखी होती है, जो बीच वाली टर्म होती है इसका डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, जो बीच वाली जो टर्म है उसका डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है, अगर 3 टर्म AP में है तो। अब यहां पर आप ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज कर लो, n फैक्टोरियल, नीचे n-5 फैक्टोरियल और इनटू में 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n-4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, यहां पर आ जाएगा n-6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड में n फैक्टोरियल है, यहाँ पर ये n फैक्टोरियल दोनों में से कॉमन निकल के ये तो हो जाएगा कैंसिल, तो इसको तो आप कैंसिल कर देना, खाली यहाँ पर रह गया ऊपर 2। अब नीचे आपके पास जो फैक्टोरियल हैं इनमें से जो एक जैसे पैटर्न के हैं, जैसे पहले ब्रैकेट्स वाले देखो, यहाँ n-5 है, यहाँ n-4 है, यहाँ पर n-6 है, तो इनमें से देखो जो सबसे बड़े वाला फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड करना है। तो सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो इनमें ये आएगा आपके पास n-4, इसको जब एक्सपेंड करोगे तो एक कम करेंगे n-5 हो जाएगा, फिर एक कम करेंगे n-6 हो जाएगा। तो हमें इसको भी एक्सपेंड कर लेना चाहिए, हमें इसको भी कर लेना चाहिए, ताकि वो सब इसके बराबर आ जाए। तो n-5 को लिख लिया हमने n-6 फैक्टोरियल, सॉरी n-5 n-5, फिर एक कम करेंगे तो n-6। ठीक है, अभी इसको बाद में लिखते हैं। ये वाला हो गया, ये तो ऊपर से कॉमन निकल ही गया, खत्म हो गया, तो यहाँ रह गया 1, नीचे आ गया n-4 n-5 और n-6 प्लस यहाँ से भी खत्म, ये हो जाएगा ये n-6। अब जो साथ में नंबर्स आपको दिए हुए हैं 6 5 और 4, इनमें से सबसे बड़ा वो ये है और सबसे छोटा ये है, तो आप 5 को एक्सपेंड करोगे ऐसे 5 × 4, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है 4, और 6 को कर देंगे 6 × 5 × 4। अब जो जो आपने सेम टर्म्स बनाई है ना उसको कॉमन निकाल दो, क्योंकि लेफ्ट में भी है वो, राइट में भी है वो। तो यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, n-6 फैक्टोरियल निकाल दो, यहाँ से बचेगा n-5, इधर से बचेगा आपके पास 5, यहाँ से n-4 n-5, ठीक है, यहाँ से आपके पास बचेगा n-6 तो निकल ही जाएगा, 6 × 5। अब ये आपके पास इक्वेशन रही है, इसको आपको सॉल्व करना है।
अब इसको भी सॉल्व करने के लिए आप जो ये वाली टर्म है ना, आप इसको इधर ले आओ। 2/5 n-5 माइनस साइन n-4 n-5 इज इक्वल्स टू 1/30। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम लेने पर आपके पास जो टर्म आएगी, एलसीएम में आ जाएगा 5 n-5 और n-4। तो यहाँ से 5 कैंसिल, n-5 कैंसिल, n-4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2n-8 माइनस, यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो 2n-13, तो ये बन गया आपके पास 2n-13 डिवाइडेड बाय, यहाँ से इस 5 से इसको हम काट देंगे, आ जाएगा n-5 n-4 इज इक्वल्स टू 1/6। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले जाते हैं, 6 2 12n, 13 6 78, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n² माइनस 9n प्लस 20। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, तो ये बनेगा n², 12 और 9 21n, और ये आ जाएगा 98। अब 98 के आपको ऐसे दो फैक्टर कर लेना है जिससे आपके पास 21 आ जाए, तो 14 और 7 98 हो गए, तो एक हो गया n-14 और दूसरा हो गया n-7। तो n की वैल्यू वगैरह 14 भी हो सकती है और n की वैल्यू वगैरह 7 भी हो सकती है, और दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या दोनों वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर की जो NC4 NC5 NC6 ये दे रखा है, यानी n जो होता है वो r से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों वैल्यू हमारी बड़ी आ रही है, तो यानी दोनों वैल्यू हमारी पॉसिबल है। n की वैल्यू 14 भी हो सकती है और n की वैल्यू 7 भी हो सकती है, n की वैल्यू r से छोटी नहीं आनी चाहिए बस। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहता है कि पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, फाइंड द नंबर ऑफ इट्स साइड। एक पॉलीगन है, उसके आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स बतानी है। तो मान लिया हमने कि भाई नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की n है, लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। अब उसके अगर आपको डायगोनल निकालने हैं तो डायगोनल उसके कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल क्या बनेंगे, जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इससे समझो पहले। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप डायगोनल बनाते हो तो डायगोनल बनाने के लिए आपको 4 वर्टेक्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के, एक डायगोनल बनाने के लिए आपको कितने वर्टेक्स चाहिए, 2 वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। ऐसे आप ले सकते हो, ऐसे ABCD, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, यानी टोटल मिलाकर आपको 2 डायगोनल बना सकते हो। तो 4 वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स में से आपको डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टेक्स चाहिए, 2 वर्टेक्स आपको सिलेक्ट करने हैं। 4C2, अगर 4C2 को मैं सॉल्व करता हूँ, 4C2 को सॉल्व करता हूँ तो क्या बनेगा, देखो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू 3 इंटू में 2, और यहाँ पर आ गया आपके पास 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 6 आ रहा है। लेकिन डायगोनल कितने हैं आपके पास, डायगोनल तो 2 ही हैं, तो ये 6 क्यों आ रहा है? तो यानी इसमें क्या एडजस्टमेंट आपको करनी है, वर्टेक्स तो आपके पास ये चारों हैं, लेकिन जब चारों वर्टेक्स को जब आप इस वर्टेक्स को इससे आप जोड़ रहे हो तभी तो डायगोनल कहलाएगा ना। इस वर्टेक्स को अगर आप इससे जोड़ोगे तो डायगोनल तो नहीं बनेगा, यानी जो इसकी साइड्स हैं 1 2 3 4, ये चारों साइड आपको माइनस कर देनी है, ठीक है। यहां से माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल आ जाएगा। अब यही कंसेप्ट आपको यहां पर यूज करना है, आप कोई भी पॉलीगन उठा लो, सभी के अंदर यही वाला रूल अप्लाई करना है आपको। तो हमारे पास पॉलीगन ऐसा है जिसके नंबर ऑफ साइड्स n है, हमें पता नहीं कि कितनी साइड्स हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ डायगोनल है वो कितने बनेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल कितने बन जाएंगे, NC2 माइनस n, ये आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल बनेंगे। और ये जो वैल्यू है आपको दे रखी है 44 के बराबर, NC2 माइनस n इज इक्वल्स टू 44। यहां पर आ जाएगा n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल,
माइनस n इक्वल्स टू 44। इस n को आप एक्सपेंड करोगे n, फिर एक कम करोगे n माइनस 1, फिर एक कम करोगे n माइनस 2, टू फैक्टोरियल, तो यही हो जाएगा। देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल ये हो गया, ठीक है। यहाँ से n और n माइनस 1 है, इधर से माइनस n है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n इज इक्वल्स टू 44। आप इसका एलसीएम लोगे, तो n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू 88, n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल्स टू 88। इस 88 को भी आप इधर ले आओगे तो माइनस 88 हो गया। अब 88 के आपको फैक्टर बना लेना है जिससे आपके पास 3 आ जाए, तो क्या क्या हो सकता है, 11 और 8 हो सकता है। 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो n माइनस 11 और n प्लस 3, तो n की वैल्यू आ गई 11 और n की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब माइनस 3 तो पॉसिबल ही नहीं होगी, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना भाई, तो इसके लिए n की वैल्यू आ गई आपके पास 11। 11 का मतलब है कि इसके अंदर जो पॉलीगन हम बना रहे हैं उसके अंदर 11 साइड्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह इतना बड़ा कैसे हो गया ये, चलिए। अब यहां पर कहता है कि आपको कि m पैरेलल लाइंस इन ए प्लेन आर इंटरसेक्टेड बाय ए फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइन। हमने ये m पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, कितनी होगी जी, m पैरेलल लाइन हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये m हो गई। अब इन m पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टेड बाय ए फैमिली ऑफ n पैरेलल लाइन। अब n पैरेलल लाइन इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, इस तरह से n पैरेलल लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ऐसा करने पर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड, कितने पैरेललोग्राम आप इसमें बना सकते हो। अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको चाहिए क्या, ये जो दोनों साइड्स हैं, जो ये वाली साइड है और ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए आपको जैसे ये 1 2 3 4, ये चारों आपस में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब ये 4 पॉइंट जब आपको मिलेंगे तब आपके पास एक पैरेललोग्राम आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम आप कितने इसमें बना सकते हो, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये वाली लाइन जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आपके पास m लाइंस में से, टोटल m लाइंस है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम कितने बनाएंगे आप, हमें जो रिक्वायरमेंट है इन लाइंस, जैसे मैं एक पैरेललोग्राम का एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं कि ये जो लाइंस आपके पास है, इस लाइंस में से आपको कितने पॉइंट चाहिएंगे, ठीक है, आपको एक पॉइंट ये मिल गया, मान लो आपको एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पॉइंट आपके इस लाइन के हो गए, ठीक है, और 2 पॉइंट आपके जो ये वाली जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, 2 पॉइंट आपको इस लाइन से मिल जाएंगे, मान लो ये वाले और ये वाले, ठीक है ना, कि आपने 2 लाइन सेलेक्ट कर ली है, जब आप m लाइन ले रहे हो तो उसमें से आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली है, और जब आप n लाइन ले रहे हो तो उसमें से आपने ये लाइन सेलेक्ट कर ली है, इससे आपका एक पैरेललोग्राम बन गया। तो कितने इस तरह के पैरेललोग्राम हो जाएंगे, MC2 इंटू NC2। जो m लाइन्स हैं उसमें से आप कोई भी 2 लाइन चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये दोनों लाइन लेनी है, आप इसके साथ इसको भी ले सकते हो, आप इसके साथ इसको भी ले सकते हो, लेकिन लेनी तो आपको 2 लाइन ही पड़ेंगी, तभी तो पैरेललोग्राम बन पाएगा। इधर से भी 2 लाइन लेनी पड़ेगी, इधर से भी 2 लाइन लेनी पड़ेगी, यानी MC2 इंटू NC2। इसको आप सिंप्लीफाई तो कुछ करने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि m की वैल्यू तो है ही नहीं, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। बस बुक में आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रखा है इसको फैक्टोरियल लगाकर, बाकी अगर m और n की वैल्यू कुछ दी हुई है तो इसको सॉल्व करो, आई थिंक, नहीं तो आप यहाँ पर भी अपने आंसर को छोड़ सकते हो। अगर MCQ में कुछ आता है स्पेसिफिक फॉर्मेट में तो आप फैक्टोरियल का जो कम्बिनेशन का फार्मूला है वो लगाकर फिर इसको सॉल्व कर देना, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। एवरीबडी इन ए रूम शेक्स हैंड विद एवरीबडी एल्स। रूम के अंदर जितने भी लोग हैं सारे आपस में शेक हैंड कर रहे हैं, ठीक है, हाय हेलो कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड इज 66। अब टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड कितने 66 हो रहे हैं, तो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम, तो उस रूम के अंदर कितने लोग हैं। तो हमने मान लिया कि उस रूम के अंदर भाई
n नंबर ऑफ ए बी सी, इस तरह से करते करते n नंबर है हमारे पास है, ठीक है। एक्चुअली 1 2 3 लिखना था वैसे तो, चलो 1 2 3 फिर ये n तक आएगा, 1 2 3 अप टू n। इसका नाम हमने मान लिया, ये भाई ये a है, ये b है, ये c है, और ये इसका नाम n है, ऐसा कुछ हमने मान लिया। अब ये सारे लोग आपस में मिलते हैं रूम के अंदर और एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। अब शेक हैंड जब करेंगे तो उसके लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? एक शेक हैंड के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? जब ए बी से मिलेगा या बी ए से मिलेगा, बात तो एक ही है। अगर ए बी के साथ शेक हैंड करता है या बी ए के साथ शेक हैंड करता है तो बात तो एक ही है ना, एक ही शेक हैंड तो माना जाएगा। यानी जब ये दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं तो वो एक शेक हैंड बन गया। तो इस तरह से कितने लोग हैं रूम के अंदर? रूम के अंदर टोटल है n लोग, तो नंबर ऑफ शेक हैंड कितने हो सकते हैं? टोटल n लोग हैं और एक शेक हैंड करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है। 3 आपस में आएंगे, 4 आपस में आएंगे, वो शेक हैंड काउंट नहीं होगा। शेक हैंड काउंट होगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शेक हैंड करेगा, आपस में हाथ मिलाएंगे, ठीक है। जैसे ए बी के साथ या बी ए के साथ, ए सी के साथ या सी ए के साथ, इस तरीके से। तो एक शेक हैंड के लिए आपको 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है और टोटल आपके पास n लोग हैं, तो NC2। अब ये आपको जो दे रखा है ये 66 के बराबर दे रखा है। NC2 की जो वैल्यू है ये 66 है। इसको सॉल्व कर दो, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 66। ये n फिर n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2, इससे ये कैंसिल, इसको आप इधर ले जाओ, ये आ गया। अब यहां पर ये तो 2 आपके पास फैक्टर बन रहे हैं, इसमें देखो ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, ये बड़ा है, ये से छोटा है। तो क्या 132 को हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं जो कंसेक्यूटिव हो? अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आंसर आपका जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, n स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई कर लिया था, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने उसके फैक्टर बनाए थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो वो ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा, ज़्यादा छोटा रहेगा। अब 132 को बस आपको ये सोचना है कि ऐसे 2 कौन से कंसेक्यूटिव नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है। तो इनमें से एक नंबर होता है 12 और दूसरा नंबर होता है 11। दोनों कंसेक्यूटिव हैं, यहाँ पहले बड़ा नंबर लिखा है फिर छोटा, यहाँ भी पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। और कुछ कंफ्यूजन है तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल के चेक कर लो, 12 माइनस 1 11 आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो आज की क्लास है, आज की जो वीडियो है, इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स किए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। अगर आपको वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक